आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कमबख्तिश भाग 4, जिसे सुनकर श्रद्धा बोली, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूं, वो खुद ही संभाल लेगा। अरे यार समझो ना, वो नहीं संभाल पा रहा है, इसीलिए तो तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ। प्लीज कर दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, जाती हूँ कहकर श्रद्धा उठी और उन दोनों की तरफ जाने लगी। सारिका, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप किसी लड़की से प्यार नहीं करते, हमें पता है, इसीलिए कोई बहाना मत बनाइए। लेकिन भला मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगा? सच में मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और जीते जी तो उसके अलावा किसी को नहीं चाह सकता। सारिका, अच्छा कौन है वो लड़की? नाम क्या है उसका? कोई तस्वीर है उसकी, दिखाइए ज़रा। युवराज, वो तभी श्रद्धा उनके पास आकर खड़ी हो गई और सारिका की तरफ देखने लगी। सारिका हैरान से उसको देखती रही, फिर बोली, तुम कौन हो और तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? श्रद्धा, मैं तुम्हें देख नहीं रही। सारिका भी हैरान होते हुए बोली, देख नहीं रही हो मतलब क्या है तुम्हारा? और देख नहीं रही हो तो ऐसे खड़ी होकर क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम युवराज से तस्वीर मांग रही थी ना उसकी, जिससे ये प्यार करते हैं, तो मैं खुद ही आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। देखो मैं ही हूँ जिससे युवराज प्यार करते हैं। अब हो गया ना यकीन? सारिका हंसकर बोली, यकीन किस बात का? यही कि युवराज तुमसे प्यार करता है। लेकिन क्या फ़ायदा, तुम तो युवराज से प्यार करती नहीं ना। और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो युवराज से प्यार हो गया है। उसने फिर से युवराज का हाथ पकड़ लिया, पता नहीं क्यों, लेकिन ये देख श्रद्धा को बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरे टेबल पर बैठे शिप्रा की दोस्त कोमल, जिससे शिप्रा और श्रद्धा यहाँ मिलने आई थी, और अर्जुन, ये सब तमाशा देख रहे थे। कोमल, यार शिप्रा, मुझे ना श्रद्धा को ऐसे देखकर लग रहा है जैसे वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है। सारिका के युवराज का हाथ पकड़ते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख गुस्सा साफ झलक रहा है। अर्जुन ये सुनकर मुस्कुराने लगा तो शिप्रा ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? यार तुम तो श्रद्धा के बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? शिप्रा इतना कहकर श्रद्धा को देखने लगी तो अर्जुन ने कहा, यही कि श्रद्धा के दिल में भी युवराज के लिए कुछ कुछ एहसास है। शिप्रा ये सुनकर सोच में पड़ गई और श्रद्धा के एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखने लगी। श्रद्धा ने गुस्से से कहा, हाथ छोड़ो युवराज का। युवराज तो उसे वहां देखकर खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि श्रद्धा यहाँ क्या कर रही है, और इसे कैसे पता चला मैं इस लड़की से परेशान हो रहा हूँ। चलो जो भी हो, बस मुझे बचा ले। लेकिन सारिका अभी भी युवराज का हाथ पकड़ते हुए थी। श्रद्धा ने अपने शब्दों पर दबाव देते हुए कहा, मैंने कहा हाथ छोड़ो। किसने कहा तुमसे कि सिर्फ युवराज मुझसे प्यार करता है? अब लगभग सभी की नज़र उनकी तरफ पड़ने लगी। युवराज भी सुनना चाहता था कि श्रद्धा आगे क्या बोलने वाली है। श्रद्धा ने फिर से अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि सिर्फ युवराज मुझसे प्यार करता है? सच तो ये है कि मैं भी युवराज से प्यार करती हूँ, उतना ही ज़्यादा प्यार करती हूँ जितना ज़्यादा वो मुझसे प्यार करता है, समझी? और मेरे सामने ही कोई दूसरी लड़की उसका हाथ पकड़ ले तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रही हो? सच कह रही हो कि तुम युवराज से प्यार करती हो? युवराज तो बस श्रद्धा को देखे जा रहा था। तुम्हें यकीन हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो सच है और तुम्हारे मानने या ना मानने से बदल नहीं जाएगा। फिर युवराज की तरफ देखकर बोली, और आपको इस तरह हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे क्या देख रहे हैं, चलिए यहाँ से। इतना कहकर उसने युवराज का हाथ पकड़ लिया और उसे रेस्टोरेंट के बाहर ले आई। युवराज ने उसे गाड़ी में बैठाया और वहाँ से थोड़ी दूर चले आए। युवराज ने रास्ते पर पड़ने वाला छोटा सा पार्क है, उसके सामने कार रोक दी। फिर दोनों गाड़ी से बाहर निकले। युवराज, वैसे थैंक्स। श्रद्धा, वो किस लिए? मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। इतना कहकर उसने श्रद्धा को गले लगा लिया। श्रद्धा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके दिल में किसी ने कई सारे धुनों के तार एक साथ छेड़ दिए हों, जिससे उसके शरीर पर कंपन हो रही हो। पहले भी वो उसके गले लगी थी, लेकिन उस समय वो डरी सहमी हुई सी थी। लेकिन अभी तो वैसा कुछ नहीं था। दोनों अलग होकर खड़े हुए तो श्रद्धा ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन वो सब तो जानता हूँ, जो कुछ भी तुमने सारिका के सामने कहा वो सब झूठ था, नाटक था। लेकिन जो भी हो, तुमने मुझे उस आफत से तो बचाया, वरना तुम्हें पता नहीं अभी तक मेरा क्या हाल हुआ होता। वो लड़की मुझे पागल कर देती। मैं उस अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से मैं फंस गया था और खुद गायब हो गया। श्रद्धा अभी तक अपने दिल की बड़ी धड़कनों की गति कम करने में लगी थी। जब उसने खुद को थोड़ा शांत किया तब बैग से अपना फ़ोन निकालकर शिप्रा के पास कॉल करने लगी। फ़ोन रिसीव करते ही शिप्रा बोली, श्रद्धा की बच्ची किधर चली गई तू? अपने युवराज के साथ? और तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? क्या छुपाया? तू क्या बोल रही है?
और तू ना मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत कर, मैं सब समझती हूँ। अब तुम जल्दी से यहाँ से आ जाओ चिल्ड्रन पार्क के पास। ठीक है, आ रही हूँ। वो चेयर से उठकर कोमल को बाय बोलकर अर्जुन के साथ स्कूटी पर चिल्ड्रन पार्क पहुँच गई। स्कूटी से उतरकर अर्जुन युवराज के पास आया। युवराज, तू ठीक तो है ना? ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना उसने? युवराज उसे पीटने लगा। कमीने, तेरी वजह से मेरी हालत खराब हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ जो श्रद्धा ने मुझे बचा लिया, वरना क्या? अरे यार, अच्छी लड़की है तो है सारिका, बस पहली नज़र में ही उसका दिल तुझ पे अटक गई तो क्या करती बेचारी। कितनी रिक्वेस्ट कर रही थी शादी के लिए, मुझे तो तुम दोनों की जोड़ी मस्त लग रही थी। हम चलते हैं कहकर श्रद्धा शिप्रा को स्कूटी स्टार्ट करने को बोली और वो लोग वहाँ से चले गए। अर्जुन, युवराज, तुझे कैसा लगा जब श्रद्धा वहाँ पर वो सब बोल रही थी? कैसा लगेगा, वो तो झूठ ही बोल रही थी ना। सोच, अगर जिस दिन सच में ऐसा हुआ तो तब तो दूसरी लड़कियों की खैर नहीं। युवराज थोड़ा उदास सा हो गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं आएगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो, ये भी जानती हो कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है, तो ये सब सोचने का कोई मतलब ही नहीं। अर्जुन हंस दिया तो युवराज फिर से बोला, क्या ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रहे हैं? मेरी हालत पर हंसी आ रही है? फूल मत, अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ ना, वो सब तेरी वजह से हुआ, जिसके लिए मैं तुम्हारा मर्डर कर सकता हूँ। अरे भाई, उसके लिए सॉरी। मुझे भी पता नहीं था कि वो लड़की इतनी फास्ट निकलेगी। वो तो वैसी चिड़िया है जो कभी भी डाली बदल सकती है। लेकिन मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि उस दिन तुमने श्रद्धा और शिप्रा की पूरी बात नहीं सुनी। मतलब? युवराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मतलब ये भाई कि श्रद्धा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो बस मजाक कर रही थी। और उस वक्त वो एक लड़के के साथ ज़रूर बैठी थी, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि वो तो उसका दोस्त है। रोहन नाम है उसका। क्या तू सच बोल रहा है ना? देख, मजाक मत कर, वरना बता रहा हूँ बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे कोई शौक भी नहीं है, ना ही इतनी हिम्मत कि मैं तेरे साथ ऐसा मजाक करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तू उसे प्यार करता है ना? बोल। हाँ, करता हूँ, और अभी जो तुमने मुझे बताया ना, सच में थैंक्स यार, लव यू। युवराज ने खुश होकर अर्जुन को गले लगाते हुए कहा। हाँ हाँ, चल ठीक है, लेकिन मुझसे इतना मत चिपक, वरना मेरी गर्लफ्रेंड को ये सब पता चला ना तो शादी से पहले डाइवोर्स दे देगी। दोनों हंसने लगे और वहाँ से चले गए। उसके बाद उन चारों की आपस में रोज़ ही अच्छे से बात होने लगी। 15 दिन बाद श्रद्धा और शिप्रा का एग्ज़ाम खत्म होने वाला था और आज आखिरी पेपर था। दोनों एग्ज़ाम देकर लौट ही रही थी। युवराज भी ऑफिस से वापस लौट रहा था कि एक कार तेज़ रफ्तार से उसके कार के बगल से गुजरी। पागल आदमी, इसे बढ़ने की बहुत जल्दी है लगता है, इतने स्पीड में चलाने की क्या ज़रूरत है? युवराज ने खींचते हुए कहा। श्रद्धा शिप्रा घर के कुछ किलोमीटर दूर ही थी। वहीं कार उन्हें भी ओवरटेक करके स्पीड से आगे निकल गया, लेकिन फिर लौटकर उनके सामने आकर गाड़ी रोक दी और उसमें से जो लड़का बाहर निकला उसे देखकर दोनों लड़कियां घबरा गई, क्योंकि उस गाड़ी में जो शख्स बाहर आया वो कोई और नहीं बल्कि समीर चौहान था। आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कौन है, जिसने मिस्टर दीक्षित की पार्टी में श्रद्धा के साथ मिसबिहेव किया था। समीर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। हे ब्यूटीफुल बेबी, तुम वही हो ना जिसे मैं दीक्षित साहब के एनिवर्सरी पार्टी में मिला था? तुम वही हो। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम पर तो मैं उसी दिन फिदा हो गया था, लेकिन तुमने मेरा दिया हुआ ऑफर ठुकरा दिया और उस लड़के से मार भी खिलाई। कौन था वो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अगर था भी ना तो तुम भूल जाओ, क्योंकि तुम तो सिर्फ मेरी ही बनोगी। वो अपनी बेशर्मी वाली मुस्कुराहट के साथ श्रद्धा को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगा कि शिप्रा ने उसका हाथ झटक कर दूर करते हुए कहा, उसको अपनी उंगली दिखाकर कहा, हे मिस्टर बदतमीज, जो भी नाम हो तुम्हारा, दूर रहो इससे, समझे? वरना उस दिन की मार याद है ना? वो कोई और नहीं, इसका बॉयफ्रेंड ही है। इसीलिए दोबारा वैसे कोई घटिया हरकत करने की कोशिश भी मत करना, वरना उस बार तो सिर्फ मार पड़ी थी। अगर तुमने हाथ लगाया ना और अगर उसे पता चल गया ना तो तुम्हें जान से मार देगा। पागलों की तरह इश्क करता है वो इससे, समझे? वैसे तुम भी बहुत हॉट हो, तुम्हारे साथ भी मज़ा आएगा, कहकर समीर अब शिप्रा की तरफ उसको छूने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। तो इस बार श्रद्धा ने शिप्रा को अपनी ओर खींच लिया और उस समीर को जोर से एक थप्पड़ मारकर उसे धक्का दे दिया, जिससे समीर कुछ कदम पीछे खिसक गया। अब वो गुस्से से लाल हो गया। दूर रहो हमसे, समझे? श्रद्धा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। इतना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा कि कोई दूर रह ही नहीं सकता। फिर मैं समीर चौहान देवियों का पुजारी हूँ, मैं लड़कियों से दूर रह नहीं सकता, और तुम तो सबसे हटके हो मेरी जान। वो फिर से आगे बढ़ने लगा और इस बार उसने श्रद्धा का हाथ पकड़ लिया। श्रद्धा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और शिप्रा भी मदद करने लगी, लेकिन फिर भी समीर के हाथों से छूट नहीं पाई। समीर हंसते हुए बोला, समीर के हाथों से छूटना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है, और उस पर भी तुम लोग ठहरी लड़कियाँ,
कुछ भी कर नहीं पाओगी, समझी? इसीलिए ये बेवजह कोशिश करना छोड़ दो। तुम्हें तो आज मैं अपने स्पेशल रूम में लेकर ही जाऊंगा। दोनों को कुछ सोच नहीं रहा था कि क्या करे। शिप्रा ने अपना बैग चेक किया तो उसमें कुछ नहीं मिला। उसने श्रद्धा का बैग चेक किया तो उसे पेपर स्प्रे मिला जो लड़कियां अपनी सेफ्टी के लिए रख लेती हैं। शिप्रा ने समीर की तरफ वो स्प्रे छिड़क दिया जिससे उसकी आंखों में तेज जलन होने लगी। तब जाकर वो श्रद्धा का हाथ छोड़कर चीखते हुए अपनी आंखों को मलने लगा। साली पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? अगर मेरी आंखों को कुछ भी नुकसान हुआ ना तो याद रखना बचोगे नहीं तुम। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। श्रद्धा, अपनी ये गंदी जुबान बंद कर, वरना हम तुम्हारी वो हालत करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। खुद को देख, तुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर हम चाहें ना तो जान से मार सकते हैं तुम्हें, और वो भी अभी इसी वक्त। तुम ऐसे कुछ नहीं कर सकती। जानती नहीं हो तुम मेरे बारे में। मेरे डैड यहाँ के मंत्री हैं। अगर उन्हें पता चला ना तुम लोगों को नामो निशान मिटा देंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। शिप्रा, अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद, एक औरत से ही तू पैदा हुआ है जिसने ना जाने कितनी तकलीफ सही होगी तो जैसे राक्षस को इस धरती पे लाने के लिए, और तू उन्हीं औरतों को गाली देता है। तुम्हारी माँ को भी बहुत अफसोस होता होगा तू जैसा हैवान औलाद पाकर। तुम मंत्री के बेटे हो तो क्या सारी लड़कियों को अपने बाप की जागीर समझते हो? तो जब जिसके साथ जैसा चाहा वैसा करोगे। लड़कियां किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, उनका अपना एक अलग वजूद है, समझा? और नहीं समझा है तो? कहकर शिप्रा समीर के पास आकर उसके हाथों में अपने बड़े बड़े नाखूनों को जोर से चुभाकर बोली, ये नाखून हम लड़कियां सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बढ़ाते, बल्कि तुम जैसे इंसानों को समझाने के लिए भी रखते हैं। उम्मीद है कुछ समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते। आइंदा याद रहे लड़कियों से दूर ही रहना। चल श्रद्धा, कहकर वो श्रद्धा का हाथ पकड़कर स्कूटी पर बैठने को बोली और स्कूटी स्टार्ट कर वहां से घर चले गए। कुछ देर बाद युवराज उसी रास्ते से आ रहा था। तब उसने देखा किसी की गाड़ी खड़ी है और वो इंसान काफ़ी परेशान लग रहा है। क्योंकि समीर की पीठ उसकी तरफ थी इसीलिए उसे दिखाई नहीं दिया। युवराज ने शीशा नीचे करते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी भाई, कुछ प्रॉब्लम है क्या? जब समीर उसकी तरफ आवाज़ सुनकर पलटा तो युवराज फिर बोला, ओह अच्छा तुम हो, सुधर गए हो या अभी भी गलती का एहसास नहीं हुआ? समीर गुस्से से बोला, चुपचाप अपने काम से काम रखो। दूसरों के काम में दखल दोगे तो बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, समझे? और तुमने उस दिन जिसे हीरो की तरह मुझसे बचाया था ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, लेकिन कब तक बचाओगे उसे? उसे तो मेरे हाथ तो लगना ही है। युवराज को भी गुस्सा आ गया। देख, बात ऐसी है कि उस दिन मैं उसे जानता नहीं था, लेकिन एक बात बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए, अब वो मेरी जान है, इसीलिए उसकी तरफ नज़र उठाकर भी मत देखना, वरना उसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, समझे? ये बात अच्छे से अपने इस छोटे से दिमाग में घुसा ले, दूर रहना उससे। इतना समझाने के बाद युवराज चला गया। रात में डिनर करने के बाद युवराज ने श्रद्धा को कॉल किया। श्रद्धा उस वक्त स्टोरी पढ़ रही थी। उसने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, हेलो। अरे यार आहिस्ता बोलो, मेरे कान बिल्कुल ठीक है, मैं अच्छे से सुन सकता हूँ। जी कहिए, तुम ठीक तो हो ना श्रद्धा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। वो दरअसल पता नहीं क्यों तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आज मन में अजीब सा महसूस हो रहा था, एक अलग सी बेचैनी हो रही थी, इसीलिए सोचा तुम्हें कॉल करके पूछ लेता हूँ। प्रॉमिस करो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कभी भी कॉल कर दिया करना। जी ज़रूर करूँगा। युवराज, ठीक है बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट बोलकर वो फिर से नोवेल पढ़ने लगी। कुछ देर बाद एक नोवेल पढ़कर ख़त्म कर सो गई। अगली सुबह जब युवराज की आंखें खुली उसके फ़ोन का अलार्म बजने से जो उसे 6 बजे का लगाया हुआ था, वो फटाफट उठकर बाथरूम के अंदर भागा। फ्रेश होकर बाहर आया और कपड़े पहनकर ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे हॉल में आया तो उसने देखा सब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। तो युवराज भी आकर उन सबके बीच बैठ गया। नीतीश जी, क्या बात है युवराज बेटा, जब से तुमने ऑफिस जाना शुरू किया है तब से तो बिल्कुल समय पर उठने लगे हो, वरना पहले तो तुम कब उठते थे और कब सोते थे किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। विशाल जी भी खाते हुए बोले, हाँ नीतीश, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। वंदना, चाचा हम सबको छोड़िए, युवराज तो खुद ही पता नहीं चलता होगा। क्यों युवराज? उसने हंसते हुए कहा तो युवराज ने मुस्कुरा कर कहा, क्या दी, तब की बात कुछ और थी। तब मैं ऑफिस नहीं जाता था, पर अब मैं खूब मेहनत करना चाहता हूँ, हमारी कंपनी को टॉप पर लाना चाहता हूँ। सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई युवराज की बात सुनकर। नीतीश जी, अच्छा मुझे आप सबको एक बात बतानी थी, वो 2 दिन बाद दिवाली है ना, तो उसी दिन हमारी वंदना को लड़के वाले भी देखने आएंगे। और रीना जी, मैं पहले इसीलिए बता रहा हूँ कि तैयारी अच्छे से हो, क्योंकि कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, समझ गए? रीना जी ने से हिलाकर हाँ कहा और वंदना की तरफ देखने लगी, जो खामोश सी बैठी अपनी प्लेट पर चम्मच घुमा रही थी। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि नए रिश्ते का नाम सुनकर भी उसे कोई खुशी नहीं हुई। रीना जी की आंखें भर आई वंदना को ऐसे देखकर।
देर हो रही है। इतना कहकर वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई, सोफे पर रखा अपना बैग उठाकर जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। वंदना एक कॉलेज में बायो प्रोफेसर थी। प्रशांत खाना खत्म कर अपना हाथ साफ करते हुए बोला, पापा हमारा हो गया, हम भी चलते हैं। आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है मिस्टर चड्ढा के साथ, आप तो जानते हैं हम लेट नहीं होना चाहते। विशाल जी, ठीक है फिर निकलो तुम दोनों। जी पापा। चलो युवराज कहकर दोनों ऑफिस चले गए। कुछ देर बाद विशाल जी और नीतीश जी भी चले गए। सब नाश्ता करने के बाद सोफे पर बैठे हुए थे कि प्रीति रीना के पास आई। वो कुछ कहती कि रीना जी उठकर अपने कमरे में चली गई। इधर श्रद्धा के घर में उसके पापा भी काम पर चले गए और हर्ष कॉलेज। जानकी जी भी आज कुछ काम से बाहर गई हुई थी। एग्जाम्स भी खत्म हो चुके थे। श्रद्धा अकेले घर में रहकर बोर होने लगी। ये सोचकर कि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, उसने शिप्रा को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल बिजी बता रहा था। 2-3 बार ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं। जब वो निराश होकर फोन साइड पर रखने वाली ही थी कि फोन बेल बजा। उसने देखा नंबर तो नया है, फिर भी उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से रोहन की आवाज़ आई, हाय श्रद्धा कैसी हो। हाय रोहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो, और तुम्हें मेरे नंबर कहाँ से मिला। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है हमने नंबर एक्सचेंज नहीं किया था ना। ना फिर कैसे। हाँ मैं भी ठीक हूँ यार, और रही बात नंबर की तो दोस्त हूँ तुम्हारा, और तुमसे बात करने का मन किया इसीलिए जुगाड़ कर लिया, और इसमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब तो बताओ आज कैसे याद आ गई मेरी। यार घर में पड़े पड़े परेशान हो गया हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे पागल खाने में कैद हूँ, और धीरे धीरे मैं भी पागल ही हो जाऊँगा। इसीलिए सोचा तुम्हें कॉल करता हूँ, बात करूँगा तो थोड़ा मन लगा रहेगा। वैसे बोर तो तुम भी हो रही होगी ना, चलो एक काम करते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं, क्या कहती हो। वैसे रोहन बोल तो तुम सही रहे हो, मेरी हालत भी कुछ वैसी है, लेकिन लेकिन ये सब छोड़ो, जल्दी से घर के बाहर निकलो, हम आइसक्रीम जा रहे हैं। बस तय हुआ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ओके जल्दी आओ, कहकर फ़ोन रख दिया। श्रद्धा कुछ बोल भी नहीं पाई, या यूं कहीं रोहन ने मौका ही नहीं दिया उसे बोलने का, इसीलिए श्रद्धा तैयार हुई और आखिर उसे रोहन के साथ जाना ही पड़ा। होटल पूर्वा के एक रूम में प्रशांत, युवराज और मिस्टर चड्ढा के साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। प्रशांत ने कहना शुरू किया, हमारा जो होटल का प्रोजेक्ट होगा कुछ इस तरह से। जब उसने अपना सारा प्लान बताया और प्रोजेक्ट की डिज़ाइन उनके सामने रखी तो मिस्टर चड्ढा ने कहा, मिस्टर प्रशांत आपके प्लान तो वाकई बहुत ही अच्छे हैं, हमें पसंद भी आए, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ और भी होना चाहिए, मतलब जिससे लोग हमारे होटल की तरफ आकर्षित हों, और आपके इस नए डिज़ाइन में थोड़ी सी कमी लग रही है। चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम आपको ये प्रोजेक्ट क्यों दें, आपको क्यों लगता है कि ये प्रोजेक्ट आपको मिलना चाहिए। प्रशांत ने इस बार कुछ नहीं कहा तो युवराज बोला, हेलो एवरीवन, मैं हूँ युवराज सिंह राठौड़, प्रशांत सिंह राठौड़ का छोटा भाई, और जैसा कि आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट राठौड़ को क्यों मिलना चाहिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 3 महीनों में हम आपको होटल तैयार करके देंगे। और रही बात डिज़ाइन की तो ज़रा 2 मिनट दीजिए मुझे। इतना कहकर उसने उस डिज़ाइन को लिया और उसमें कुछ चीज़ें बदल दी और मिस्टर चड्ढा को दिखाया। वाओ मिस्टर युवराज, आपने तो कमाल ही कर दिया, ये तो पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब आपने तो इससे बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। तो फिर फाइनल हुआ, हम ये प्रोजेक्ट आपको देते हैं। प्रशांत ने युवराज को देखा तो वो मुस्कुराने लगा। प्रशांत, श्योर मिस्टर चड्ढा, कहकर उन्होंने एक दूसरे के हाथ मिलाया। चड्ढा ने पेपर पर साइन किया। मीटिंग अब खत्म हो गई और सभी पूर्वा होटल से बाहर थे। युवराज ने प्रशांत को कहा, भाई आप ऑफिस चले जाओ, मेरा सर दर्द कर रहा है इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। अरे युवराज, तूने जो आज किया है ना, सच में बहुत खुश हूँ, और जब ये बात बड़े पापा और पापा को पता चलेगी ना तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। चल जा, आराम कर, घर आकर बात करता हूँ, कहकर वो अपनी गाड़ी से ऑफिस चला गया और युवराज घर के लिए। प्रीति अपने हाथों में ग्लास जूस लेकर रीना जी के कमरे में पहुंची। रीना जी को अंदाजा था कि ये कुछ ज़रूर पूछेगी, इसीलिए उन्होंने खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहा, अरे बहू, इसकी क्या ज़रूरत थी, वो बस मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। बड़ी माँ, मैं जानती हूँ कोई बात तो ज़रूर है जो आप और वंदना दी सबसे छुपा रहे हो, क्योंकि मैंने देखा था जब बड़े पापा दी के रिश्ते की बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन वंदना दी के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। ऐसा क्यों? और आपका चेहरा भी उदास हो गया उन्हें देखकर। बड़ी माँ, ऐसी कौन सी वजह है जो आप दोनों किसी को बताना नहीं चाहते? रीना जी फीकी हंसी के साथ बोली, अरे बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो इन सब के बारे में, सब ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना याद करो ना उतना ही दर्द देती हैं, इसीलिए जो जैसा है वैसा ही रहने दो। बड़ी माँ अपनी बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी आपको ये बात बताने के लिए जो आपके चेहरे पर उदासी लाए। बस आपको उदास सा यूँ रूम की तरफ आते हुए देखा तो चली आई।
ठीक है, मैं जाती हूँ, आप आराम कीजिए और अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा लीजिएगा। कहकर वो उठकर कमरे से बाहर निकल गई और सोचने लगी, ऐसी भी क्या बात है जो वंदना दी शादी का नाम सुनकर भी उदास हो गई। खैर, जब समय आएगा तब खुद ही बता देंगी बड़ी माँ। श्रद्धा और रोहन एक रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे तो उन्होंने आइसक्रीम मंगाई और खाने लगे। श्रद्धा का फोन बजा, उसने देखा तो शिप्रा का कॉल था। वो कॉल रिसीव करके मुंह बनाकर बोली, हाँ महारानी जी, आखिर आपको फुर्सत मिल ही गई हमसे बात करने के लिए, वरना आप तो अपनी जिंदगी में काफी बिजी हो गई हैं। यार ऐसे मत बोल, तू तो जानती है ना वो अर्जुन। हाँ मैडम, जब से तुम्हें प्यार हुआ है तब से तो हमें ही भूल गए हैं। कभी कभी दया आ जाती होगी इसीलिए हम पर रहम करती हैं, और ठहरे हम गरीब प्रजा आपसे बात करने को तरस जाते हैं। दादा ताने मारना बंद करो, ये बता कहाँ है अभी तू, क्यों फोन कर रही थी? बस घर में मन नहीं लग रहा था तो सोचा तुमसे बात कर लूं, लेकिन तुम तो फ्री कहाँ रहती हो अब। खैर, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक बाबा, सॉरी, लेकिन अब तो फ्री हूँ, अब बोल क्या चाहती है? कुछ नहीं, अभी मैं रेस्टोरेंट में हूँ, रोहन के साथ आई हूँ। तो बिजी रहे अपने अर्जुन के साथ, क्योंकि मुझे पुराना वाला नया दोस्त मिल गया है, बाय। कहकर श्रद्धा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया तो सामने बैठे रोहन ने पूछा, क्या हुआ, नाराज हो गई क्या शिप्रा से? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे कभी नाराज हो ही नहीं सकती। फिर इससे बात क्यों कर रही थी? वो सब चलता रहता है। दोनों बात करते हुए आइसक्रीम खा रहे थे कि वहां से गुजरते हुए युवराज की नजर गई। उन दोनों पर नहीं, रेस्टोरेंट पर, क्योंकि युवराज को भूख लग रही थी तो वो अपनी गाड़ी रोककर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। जब वो अंदर गया तब उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी जो हंस कर बातें कर रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आया ये सब देखकर। जहाँ रोहन और श्रद्धा बैठे हुए थे, युवराज भी उन्हीं के टेबल पर बैठते हुए बोला, हेलो श्रद्धा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने रोहन को इग्नोर कर दिया। अब इस तरह अचानक से कोई बैठे तो चौंकना तो बनता है। श्रद्धा का भी यही हाल था। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। क्यों नहीं हो सकता क्या? भूख लगी थी और रास्ते पर ही रेस्टोरेंट मिल गया तो आ गया, और अंदर तुम मिल गई। वो रोहन की तरफ देख ही नहीं रहा था तो वो खुद ही बोला, हाय मैं भी हूँ रोहन। दोनों रोहन को देखने लगे तो श्रद्धा ने कहा, युवराज ये है रोहन, हमारा बचपन का दोस्त। फिर युवराज की तरफ देखकर बोली, और रोहन ये है युवराज, जिसने कई बार हमारी मदद की। रोहन ने अपना हाथ बढ़ाया तो युवराज ने भी झूठी स्माइल देकर उससे हाथ मिला लिया। फिर युवराज ने नूडल्स मंगाए और खाते हुए बोला, श्रद्धा, दिवाली की रात हमारे घर में पार्टी है तो तुम्हें भी आना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे? वो हिचकिचाते हुए बोली। तो युवराज ने कहा, अरे कैसे मतलब क्या होता है? तुम दोस्त हो मेरी, वो भी बहुत अच्छी वाली, इसीलिए तुम आओगी। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना, समझी? आ रही हो मतलब आ रही हो बस। अरे भाई युवराज, तुम सिर्फ श्रद्धा को ही इनवाइट कर रहे हो? यार मैं भी हूँ साथ में। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन दिखावे के लिए ही सही, कम से कम मेरा दिल रखने के लिए तो एक बार बोल ही दो कि रोहन तुम भी आ जाना। कौन सा मैं तुम्हारी पार्टी का सारा खाना खा जाऊंगा? युवराज अपने मन में सोचने लगा। हाँ तो आएगा ही, देख रहा हूँ तुझे मैं। मक्की की तरह कुछ ज़्यादा ही भिनभिना रहा है श्रद्धा के साथ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरी आंखों में चुप रहा है। रोहन ने उसके सामने चुटकी बजाई जिससे युवराज अपनी सोच से बाहर आया तो रोहन ने उससे कहा, अरे भाई इतना क्या सोच रहा है, चल छोड़, मैं मजाक कर रहा था। वैसे एक बात बता दूं, मैं तुमसे पहले श्रद्धा का दोस्त हूँ, इसीलिए तुमसे ज़्यादा हक बनता है। तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ मैं श्रद्धा को। क्यों श्रद्धा? और हाँ युवराज, अगर आप रोहन को भी बुलाओगे दिवाली में तो ही मैं भी आ सकती हूँ साथ में, क्योंकि रोहन हमारे ही एरिया का है तो आने में आसानी होगी। ठीक है रोहन, फिर तुम भी आ जाना, तुम्हें भी इनवाइट कर रहा हूँ। और हाँ श्रद्धा, शिप्रा को भी बोल दूंगा आने के लिए, इसलिए तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीनों वहाँ से बाहर निकले। रोहन और श्रद्धा अपनी गाड़ी से चले गए और युवराज मन में सोचते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत जलन होती है यार श्रद्धा, लेकिन पता नहीं तुम कब समझोगी मुझे। तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, पता नहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ एहसास भी है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन अब बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने दिल के हाल से रूबरू करवाऊंगा। यही सब सोचते हुए वो घर पहुंचा। रात में डिनर करने के बाद श्रद्धा अपने कमरे में बैठी थी कि उसे रेस्टोरेंट में बैठे युवराज का चेहरा याद आया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे युवराज रोहन को गुस्से से घूर रहा था, लेकिन क्यों, वो दोनों तो आज पहली बार मिले हैं ना, तो फिर गुस्सा किस बात का? रोहन से तो ठीक से बात भी नहीं की उसने, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है उसके दिमाग में, मुझे तो कुछ समझ भी ही नहीं आता। खैर बाद में उसी से पूछ लूँगी कि आखिर बात क्या है। सोचते सोचते श्रद्धा सो गई। डिनर करने के बाद युवराज अपने कमरे की ओर जा ही रहा था कि उसे कुछ याद आया और कुछ सोचकर मुड़ा और वंदना के कमरे की तरफ चल पड़ा।
उसने दरवाजे पर आकर देखा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन लॉक नहीं था। युवराज आहिस्ता से अंदर चला गया और अपनी वंदना दी के आगे जाकर खड़ा हो गया। वंदना किसी के फोटो को सीढ़ी से लगाकर रो रही थी, लेकिन सामने युवराज को खड़े देखकर एक बार तो चौंक गई, लेकिन युवराज उसके पास बैठ गया तो वो चुप हो गई। युवराज उसके हाथों से उस तस्वीर को लेकर देखते हुए बोला, वंदना दी, आप आज भी मोहित को बहुत ज़्यादा याद करते हो ना, और इसीलिए आप कभी कभी उनकी तस्वीर को देखकर अकेले बंद कमरे के अंदर रोती रहती हैं, जबकि वो तो आपको सालों पहले छोड़कर जा चुका है। दी, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा और आप कब तक खुद को यूं उनकी यादों में कैद करके रखेंगी? आपको भी पता है जब बड़ी मॉम आपको इस तरह से उदास देखती हैं तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। दी, बड़ी मॉम को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब वो आपको इस तरह से उदास देखती हैं। वंदना ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। तो क्या करूं युवराज, तुम ही बताओ। जानते भी हो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है उस इंसान को भूलना जिसे कभी हम टूट कर चाहते हैं। जब वो इंसान आपको छोड़कर चला जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे आपके दिल के दो टुकड़े हो रहे हों। मुझे मोहित से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जाने से पहले कम से कम एक बार तो बता कर जाता कि मैं लौट कर आऊँगा, तुम इंतज़ार करना। लेकिन नहीं, यहाँ तो उम्मीद की किरण भी नहीं है जिससे मैं पापा को बोल सकूं कि नहीं पापा, मोहित ने कहा है वो वापस आएगा, तो मैं इंतज़ार कर लेती। वंदना की आंखों में आंसू भरे हुए थे। दरवाजे पर खड़ी रीना जी ने जब वंदना को इस तरह देखा तो वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उनकी आंखें भी बरसने को तैयार थी। रीना जी दरवाजे से ही लौटने के लिए मुड़ी तो वंदना उन्हें रोकते हुए कहा, माँ आप अंदर आ सकती हैं। रीना जी अंदर आई तो वंदना ने उन्हें बेड पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गई। वंदना ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर दोबारा से कहा, माँ जो कुछ भी हुआ उससे आपकी कोई गलती ही नहीं थी, इसलिए प्लीज़ खुद को उसके लिए दोष मत दिया कीजिए। जिसे जाना था वो तो चला गया। आज तक मैं किसी भी रिश्ते के लिए टालती रही हूँ, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर चुकी हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो चुका। खुद के चक्कर में मैं अपने परिवार को दुखी नहीं कर सकती। आप चिंता मत कीजिए, इस बार पापा जो भी फैसला करेंगे मैं मानूंगी भी, और आप लोग मेरे लिए जो भी लड़का पसंद करेंगे मैं उसी से शादी भी करूँगी, प्रॉमिस। क्योंकि मोहित मेरा बीता हुआ कल है जिसके लिए मैं अपना भविष्य बर्बाद कर रही थी, लेकिन अब और नहीं माँ, क्योंकि उसे अपने दिल में रखकर मैं और नहीं रह सकती। मैं उसे आज से बल्कि अभी से ही अपने दिल से निकालती हूँ। ये सुनकर रीना जी और युवराज दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। वो वंदना के सर पर हाथ फेर कर बोली, मैं भी बस यही चाहती हूँ वंदना कि तू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, खुश रहे, ना कि किसी की यादों में रोकर अपने इस कीमती और अनमोल आंसुओं को ज़ाया करे। युवराज खड़ा होकर बोला, अच्छा दी, मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। और हाँ एक बात, आप ना दोबारा ऐसे उदास मत होना, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो ऐसे, है ना बड़ी मॉम? बिल्कुल। वंदना के गालों को छूते हुए बोली, ऐसे मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती हो। चलो अब तुम सो जाओ, हम भी जाते हैं। इतना कहकर रीना जी और युवराज उसके कमरे से बाहर निकल गए। वंदना ने दरवाज़ा लॉक किया और उस तस्वीर को वापस अलमारी में रख दी। तुमसे बहुत से सवालों के जवाब चाहिए मुझे मोहित, बस एक बार मिल लेना। अब भगवान से बस यही दुआ मांगूंगी, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए ये जानने के लिए मिलना ज़रूरी है। 2 दिन बाद दिवाली थी और युवराज का उस दिन बर्थडे भी था। आज वो दिन यानी दिवाली भी आ गई। सुबह से ही घर में चहल पहल हो रही थी। युवराज ऊपर छत पर खड़ा कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा था कि प्रीति आई। क्या बात देवर जी, किस खुशी में ऐसे मुस्कुराया जा रहा है, वो भी अकेले अकेले? कम से कम हमें तो बता दीजिए, किसके बारे में सोचकर आपके चेहरे पर ये रौनक है? युवराज ने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। क्या भाभी, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा था, वो बस कुछ याद आ गया तो इसीलिए ही मुस्कुरा रहा था। हाँ, ये बात तो मुझे आपके शर्माते हुए चेहरे से ही पता चल रही है। अब सच सच बताइए, मेरी होने वाली देवरानी के बारे में सोच रहे थे ना? बताइए ना, कब मिलवा रहे हैं आप हमें उनसे? प्रीति पूरी उत्साहित होकर बोली। अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी ऐसे मामलों में भाभी बहुत मदद करती हैं, तो उन्हें बताना चाहिए। भाभी, मिलवा तो मैं दूंगा, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, ये बात मैंने उसे बताई नहीं है, और उसके दिल में क्या है ये भी नहीं पता। अरे वो भी पता चल जाएगा उनसे मिलने के बाद, लेकिन आप पहले मिलवाइए तो सही, फिर देखते हैं। ठीक है, आज ही मिलवा दूंगा, उसे मैंने आज पार्टी में बुलाया है। चलो बढ़िया है, मैं तो बहुत उतावली हो रही हूँ। श्रद्धा के घर में भी पूरी तैयारी थी,
और दिवाली थी तो सब घर में ही थे और चाय पी रहे थे। श्रद्धा का फ़ोन आया तो वो अपने रूम में ही आ गई क्योंकि फ़ोन कमरे में था। उसने देखा शिप्रा का कॉल है तो वो रिसीव कर मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग शिप्रा एंड हैप्पी दिवाली। तुम्हारे पूरे परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली स्वीट हार्ट। तुम्हारे पूरे घर को भी। वो सब तो ठीक है शिप्रा, लेकिन तुम एक बात बताओ कि ये सिर्फ दिवाली की खुशी है या फिर कोई और भी बात है जो इतना चहक रही हो, वो भी सुबह सुबह? और तो कुछ बात नहीं है श्रद्धा। अरे हाँ, कल रात में मुझे युवराज का कॉल आया था और उसने पार्टी में बुलाया है। तुम भी जाओगी ना? ओ, अब समझ आया, तो इसीलिए चहक रही है ना क्योंकि तुझे अर्जुन से मिलने का मौका मिलेगा। अरे मेरी जान, तुम्हें मेरे दिल का हाल कैसे पता चल जाता है? तूने तो बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। हाँ बिल्कुल, मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि तेरा दिल आजकल कहाँ लगता है और कहाँ नहीं। अच्छा चल ठीक है, फ़ोन रख। तुझे पता है श्रद्धा, आज युवराज का बर्थडे भी है, लेकिन उसने मुझसे तुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ अपने कुछ खास दोस्तों को इनवाइट किया है। शिप्रा ने कहा तो श्रद्धा सोचने लगी, सिर्फ खास दोस्त? तो क्या मैं उसकी खास दोस्तों में से नहीं हूँ? कैसे हो सकती हूँ? उसके तो कितने रईस रईस दोस्त होंगे और मैं तो ठहरी मिडिल क्लास। श्रद्धा ठीक है, बाय, शाम को मिलते हैं। ठीक है, श्रद्धा ने कहा, फ़ोन रख दिया। प्रशांत ऊपर छत पर पहुंचा तो उसने प्रीति की आखिरी लाइन सुनी। क्या बात है प्रीति, क्या बातें हो रही हैं दोनों देवर भाभी के बीच? और तुम किस चीज़ के लिए इतनी उतावली हो रही हो? कुछ नहीं, हम दोनों तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। वही तो, क्या बात कर रहे थे? युवराज बीच में बोला, भैया ये हम दोनों देवर भाभी के बीच की बात है और आपका इसमें कोई काम नहीं है। यह हमारे बीच सीक्रेट रहेगा। प्रीति ने भी कहा, और कोई बात नहीं है भाई, लेकिन तुम्हें लगे कि मैं भी इस काम में काम आ सकता हूँ तो बता देना, मैं तैयार हूँ कभी भी। तीनों एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुरा दिए। करीब 3-4 बजे राठौर पेंशन के दरवाजे की बेल बजी। शांति ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान जो कि 29-30 साल का होगा और उसके साथ उसके माँ बाप खड़े थे। उन्हें देखकर सोफे पर बैठे नीतीश जी खड़े हो गए और हाथ छोड़कर बोले, नमस्कार कमल जी। कमल जी और उनकी पत्नी ने भी नमस्कार किया। दीपक ने आगे बढ़कर नीतीश जी और सभी बड़ों के पांव छुए। उसके बाद सभी बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद रीना जी वंदना को बुलाने आई। उन्होंने वंदना से सबके लिए चाय लेकर आने को कहा और खुद सबके बीच आ गई। वंदना चाय लेकर आई, उसे दीपक के बगल में बैठाया गया। दीपक ने तो वंदना को अच्छी तरह से देखा, लेकिन वंदना ने एक बार भी उसे नहीं देखा, ना ही उसने देखने की कोशिश की। ये बात दीपक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी माँ के कानों में धीरे से कुछ कहा तो दीपक की माँ बोली, देखिए भाई साहब, लड़की तो हमें बहुत पसंद आई, लेकिन फिर भी आप तो जानते हैं ना आजकल के बच्चों को। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो लड़का लड़की अकेले में एक दूसरे को थोड़ा जान लें। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हमें क्या आपत्ति हो सकती है? फिर वंदना की ओर देखकर बोले, वंदना बेटा जाओ दीपक बाबू को घर दिखाओ। जी कहकर वंदना उठी। चलिए कहकर दीपक को अपने साथ ऊपर अपने कमरे में लेकर आई। वैसे वंदना जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप सच में शादी तो करना चाहती हैं ना? जी बिल्कुल करना चाहती हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने नीचे आपकी तरफ इतनी बार देखा, लेकिन आपने एक बार भी अपनी नज़रें नहीं उठाई। क्यों? आपका मन नहीं किया कि आप मुझे देखें? वंदना कुछ देर तो खामोश रही, फिर दीपक की तरफ पलट कर बोली, देखिए दीपक जी, दिखाइए वंदना जी, मेरा मतलब सुनिए। ठीक है, फिर सुनाइए। वंदना कुछ कदम चलकर खिड़की के पास आकर खड़ी होकर बोली, इससे पहले कि आप कोई भी फैसला लें, मैं आपको अपने अतीत के बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ सालों पहले मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया था, मोहित नाम का। कहता था कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उस दिन वो हमारे घर आने वाला था। आया भी था शायद, लेकिन किसी से मिला ही नहीं, बस माँ के हाथों में एक लेटर पकड़ा कर चला गया। कहाँ गया ये भी नहीं बताया। मैंने बहुत कोशिश की उसका पता लगाने की, लेकिन नहीं लगा पाई, और आज तक मैं इसी उलझन में हूँ कि आखिर उसने ऐसा क्या किया, क्यों किया, और अगर वो मुझसे प्यार ही नहीं करता था तो फिर झूठा दिखावा करने की क्या ज़रूरत थी। वंदना की आंखों में फिर से पानी आ गया। दीपक ने वंदना के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए, आप उसे अभी भी प्यार करती हैं, उसका इंतज़ार करना चाहती हैं तो शादी के लिए मना कर सकती हैं। वंदना ने अपने आंसुओं को पोंछा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, वो सब छोड़िए, क्या आपको मैं पसंद आई, और क्या ये सब जानने के बाद भी आप मुझसे शादी करेंगे? दीपक कुछ सोचने लगा, फिर कुछ बोले बिना ही नीचे आया सबके पास। अंकल, मुझे, रीना जी मन ही मन सोचने लगी, कहीं ये मना तो नहीं करने वाला।
मैं जानती हूँ वंदना ने इसे सब कुछ बता दिया होगा। वो घबराने लगी और अपनी आंखें बंद कर ली। पीछे से वंदना भी आई तो दीपक ने कहा, अंकल मुझे ये रिश्ता और आपकी बेटी दोनों ही मंजूर है। ये खबर सुनकर सभी खुश हो गए। कुछ देर बात करने के बाद वो लोग जाने के लिए खड़े हुए तो युवराज ने झट से कहा, अरे अब तो आप मेरे होने वाले जीजू हुए ना, तो फिर इतनी जल्दी कहाँ चले? सब अब युवराज को देखने लगे। अरे साले साहब, अब रिश्ता पक्का हो गया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम यहीं पर ही अपना डेरा जमा लें? अरे मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि शाम तक रुक जाइए। क्यों, शाम को कोई ख़ास बात है क्या? प्रशांत, हाँ है ना, तुम हमारे युवराज ने पार्टी दी है शाम को इसीलिए। अच्छा, लेकिन किस खुशी में? युवराज, इसीलिए तो रुकने को बोल रहा हूँ, रुक जाइए तो खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, रुक जाता हूँ शाम तक, लेकिन मम्मी पापा वो भी रुकेंगे? अरे नहीं बेटा, हमें बहुत ज़रूरी काम है। वो घर पर दीपक के बुआ और फूफा जी आने वाले हैं और घर में होना भी ज़रूरी है। हम चलते हैं, तुम दीपक को रोक सकते हो। विशाल जी, कोई बात नहीं है कमल साहब, हम समझते हैं। ठीक है, हम फिर चलते हैं, जल्द ही मुलाकात होगी। हम पंडित जी से जल्दी ही बात करके आपको खबर कर देंगे। दीपक के मम्मी पापा विदा लेकर चले गए वहाँ से। शाम हो चली थी और युवराज के सारे दोस्त जा चुके थे, लेकिन उसे तो इंतज़ार था अपनी श्रद्धा के आने का। इस बार अपने हाथ में पहने घड़ी को देख रहा था। टाइम तो हो गया, फिर ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आ ही नहीं रहे हों? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? कितने अपनेपन से उसे इनवाइट किया था मैंने। अगर नहीं आई ना तो बहुत गुस्सा हो जाऊंगा मैं उससे। उसकी भाभी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, देवर जी, इतना उतावलापन भी अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा तो सब्र रखिए, आ ही रही होगी। इतने में उसने छत से नीचे देखा तो एक गाड़ी युवराज के घर के बाहर रुकी। ड्राइविंग सीट की तरफ से रोहन उतरा, जिसे देखकर कि युवराज मुंह बनाने लगा, जो प्रीति ने देख लिया। क्या हुआ युवराज, उसे देखकर ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? वो लड़का अच्छा नहीं है क्या? मुझे नहीं पता भाभी, लेकिन जब भी मैं इसे देखता हूँ ना, गुस्सा अपने आप आने लगता है और मूड भी बिगड़ जाता है। और श्रद्धा हर जगह इसे साथ लेकर घूमती रहती है। ओह, इसका मतलब आपको जलन होती है इसे श्रद्धा के साथ देखकर। युवराज ने कुछ जवाब नहीं दिया और दोबारा नीचे देखने लगा, जिसमें गाड़ी के दूसरी तरफ से हर्ष निकला और पीछे से शिप्रा। अब ये दोनों कौन है और हमारे देवरानी जी कहाँ हैं? ये श्रद्धा का भाई है और ये है उसका बेस्ट फ्रेंड शिप्रा, लेकिन दोनों बहन से भी बढ़कर हैं। फिर वो कहाँ है? पता नहीं भाभी, मैं भी तो उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वो नज़र ही नहीं आ रही। शायद नहीं आई होगी। युवराज निराश होकर पलटा, तभी श्रद्धा गाड़ी से बाहर आई। एक प्यारी सी पिंक गाउन पहने हुए थी, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। प्रीति मुस्कुराकर बोली, शायद आपका इंतज़ार खत्म हुआ, वो देखिए एक और लड़की है और बहुत ही खूबसूरत है। युवराज ने खुश होकर वापस पलटकर देखा, लेकिन तुरंत फिर से उसका मूड ऑफ हो गया, क्योंकि श्रद्धा रोहन के साथ साथ अंदर आ रही थी। देख रही हो भाभी इस छिपकली को, कैसे उसके आगे पीछे घूमता रहता है? ऐसा ही होता रहा ना तो पक्का एक दिन मेरे हाथों कुछ कांड हो जाएगा। शांत हो जाइए देवर जी, और आपने अभी तक श्रद्धा को अपने दिल की बात बताई ही नहीं है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये लड़का भी उसे पसंद करता है। आप ज़्यादा देर मत कीजिए, वरना ये छिपकली उसे ले जाएगा और आप बस इसी तरह जलते भूनते रह जाना, क्योंकि ये भी हैंडसम है। हाँ, आपके जितना नहीं है, लेकिन आपको टक्कर दे सकता है। कहकर प्रीति वहाँ से चली गई और युवराज परेशान सा सोचने लगा। जब श्रद्धा, शिप्रा, हर्ष और रोहन घर के अंदर आए तो बस देखते ही रह गए। इतनी खूबसूरत सजावट थी अंदर। प्रीति सीढ़ियों से उतरकर उनके पास आई तो सबने नमस्ते किया। प्रीति सबको ऊपर छत पर ले जाने लगी। कुछ ही पलों में वो लोग छत के ऊपर थे। सबने उसे बर्थडे विश किया। अर्जुन युवराज के पास आकर बोला, लो भाई, तुम शायद इन्हीं मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे और अब तक केक भी नहीं काटे हो। अब तो ये लोग भी आ गए हैं, अब किसका इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी से केक कट करो, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। उसके बाद युवराज ने केक काटा, अपने परिवार के सब लोगों को खिलाया। वो जस्ट अभी खड़ा ही हुआ था कि अचानक से लाइट चली गई। हालांकि दिवाली में जलाए गए दिए की हल्की रोशनी थी, लेकिन उससे लोगों के चेहरे साफ नज़र नहीं आ रहे थे। उसी रोशनी में एक लड़की आकर युवराज के गले लग गई और उसके कानों में बोली, हैप्पी बर्थडे बेबी। और तभी लाइट वापस आ गई। सबकी नज़रें उन दोनों पर ही ठहर गई और युवराज एक और खड़ी श्रद्धा को देखने लगा। अब वहाँ पर मौजूद सभी युवराज के दोस्त थे और साथ ही बड़े थे, इसीलिए सभी उसे पहचान गए। दक्ष, संजय और अर्जुन आपस में फुसफुसाने लगे, लो आ गई आफत, हम तो सोच रहे थे ये गायब हो गई, लेकिन अब तो ये वापस आ गई। भगवान जाने युवराज का क्या होगा। दक्ष, हाँ, कॉलेज में कैसे युवराज के आगे पीछे चक्कर लगाती थी
और अब वापस आकर पता नहीं शादी करने को ना बोले। अर्जुन, जो भी होगा हमारा युवराज संभाल लेगा। सब उसके आसपास आकर बोले, अरे मीरा, तुम ऐसे अचानक, किसी को ना फ़ोन ना मैसेज, ऐसे अचानक क्या? आज ही मुंबई से वापस आई हूँ और युवराज का बर्थडे है तो मुझे पता था तुम सब भी यहीं मिलोगे, तो सीधे यहीं चली आई। तो बताओ कैसा लगा सरप्राइज़? अर्जुन, यार मीरा, तुम्हारा सरप्राइज़ तो बहुत ही अच्छा है। इतने दिनों बाद तुमको देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। युवराज को देखो, खुशी के मारे ये समझ ही नहीं पा रहा कि क्या रिएक्शन दे। अच्छा, चलिए युवराज बाबू, कुछ डांस वगैरह हो जाए, क्योंकि मुझे जाना भी है, वरना बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी। दीपक बाबू ने कहा तो सब इधर उधर हो गए। नरेन ने म्यूजिक ऑन किया और फिर सब डांस करने लगे, लेकिन श्रद्धा एक किनारे चेयर पर बैठकर सिर्फ ये सब देख रही थी। जब युवराज ने उसे अकेले बैठे देखा तो मीरा से एक्सक्यूज़ मी कहकर श्रद्धा के पास आ गया। श्रद्धा, यार मैंने तुम्हें पार्टी एंजॉय करने के लिए बुलाया है और तुम हो कि यहाँ ऐसे अकेले बैठे हुए हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। युवराज, सिर्फ डांस करना ही एंजॉय नहीं होता, कुछ लोग डांस देखकर भी एंजॉय कर लेते हैं और मैं उन्हीं में से एक हूँ। अच्छा जी, ऐसा भी होता है क्या? मुझे तो आज ही पता चला। चलो मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर डांस देखकर एंजॉय करता हूँ। अरे नहीं, आपको जाना चाहिए। देखिए आपकी पार्टनर इंतज़ार कर रही है आपका। कैसे देख रही है हमें, कहीं कुछ उल्टा ना समझ ले। जिसे जो समझना होगा वो समझे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और रही बात मीरा की तुम्हें देखने की, तो तुम हो ही इतनी खूबसूरत, कोई भी देखना चाहेगा। मैं तो खुद भी ये चाहता हूँ कि तुम्हें अपने पास बैठाकर बस देखता रहूँ। ये बात उसने धीमे से कही, जिसे श्रद्धा ठीक से सुन नहीं पाई। आपने कुछ कहा क्या? नहीं तो तुमने कुछ सुना क्या? नहीं। युवराज को ना आते और किसी लड़की से बात करते देखकर मीरा खुद अब उनके पास आ पहुंची। अरे युवराज, ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। तुम यहाँ थी ही कहाँ जो देखोगी। वैसे ये है श्रद्धा, मेरी नई वाली पक्की दोस्त। प्रीति भी पास आकर बोली, आइए युवराज, हमसे भी मिलवाओ। श्रद्धा, ये है मीरा, हमने एक साथ ही कॉलेज किया है। और इनसे मिलो, ये है मेरी प्यारी सी स्वीट सी भाभी। श्रद्धा ने नमस्ते भाभी कहा और मीरा को भी हाय बोली। मीरा युवराज को फिर से डांस करने के लिए लेकर चली गई। डांस करते हुए मीरा युवराज से कहने लगी, युवराज, तुम इन जैसे मिडिल क्लास लड़कियों से दोस्ती कैसे कर लेते हो? ये मिडिल क्लास और गरीब लोग सिर्फ अमीर लड़कों के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम ना इससे दोस्ती तोड़ दो। क्या पता किसी दिन ये तुम्हें ही फंसाने की कोशिश करने लगे। मीरा की बात सुनकर युवराज को बहुत गुस्सा आया और उसने मीरा को आंखें दिखाकर कहा, अभी जो तुमने कहा ना मिडिल क्लास और लो क्लास की लड़कियां ऐसी होती हैं, प्लीज़ दोबारा मत कहना, क्योंकि मेरी श्रद्धा ऐसी नहीं है। मीरा हैरान से उसे देखने लगी। क्या कहा तुमने अभी? मेरी श्रद्धा? युवराज, इसका क्या मतलब हुआ? तुमने उसे मेरी क्यों कहा? क्योंकि वो मेरी है, मैं प्यार करता हूँ उससे बेइंतहा, इसीलिए उसके खिलाफ कुछ भी गलत शब्द मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी? मीरा ने अब युवराज से माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी, मुझे पता नहीं था। वैसे वो भी तुमसे प्यार करती है क्या? नहीं पता, लेकिन मैं उसे बहुत जल्दी इजहार करने वाला हूँ, और अगर वो नहीं मानी या फिर उसके दिल में कोई और हुआ तो तुम क्या करोगे? तो फिर मुझसे तो शादी करोगे ना? युवराज ने कुछ जवाब नहीं दिया तो मीरा फिर से बोली, अगर वो मना कर देगी तो तुम मुझसे शादी करोगे? युवराज सोच में डूब गया। उसे वैसे ही हाल में छोड़कर मीरा दूसरी तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट आकर श्रद्धा को एक चिट थमाकर चला गया। वो सोच रही थी कि यहाँ पर तो कोई मुझे जानता ही नहीं है, तो फिर ये चिट। फिर कुछ सोचने के बाद श्रद्धा उस ओर चली गई जहाँ उसे बुलाया गया था। श्रद्धा जब उस जगह पर पहुंची, जहाँ उसने चिट पर लिखा देखा था, तो उस जगह पर कोई नहीं था। वहाँ किसी को ना पाकर लौटने को पीछे हुई तो मीरा बोली, हेलो मिस श्रद्धा, आई थिंक युवराज ने यही नाम बताया था ना तुम्हारा? श्रद्धा हैरानी से उसे देखने लगी तो मीरा फिर से बोली, तुम्हें इतना हैरान परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ही वेटर से कहकर तुम्हें वो चिट देने को कहा था। शायद तुम युवराज की बहुत ही ज़्यादा करीब, यानी कि मुझसे भी ज़्यादा करीब वाली दोस्त बन गई हो। तुम्हें पता है कॉलेज में इन सब के ग्रुप में भी लड़कियों में से सिर्फ मैं ही युवराज की दोस्त हूँ, लेकिन अब तुम आ गई हो। और वैसे आपका नाम शायद मीरा? हाँ, मीरा ही है। मैंने सुना था वहाँ पर जब आपके दोस्त आपसे बात कर रहे थे। तो मिस मीरा, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? अगर आपने मुझे यूँ ऐसे चिट के सहारे बुलाया है, क्या मतलब है इसका? और जो आप मुझसे कह रही हैं उसका? हो, कम ऑन स्वीटहार्ट, इतनी भोली भाली सी मत बनो मेरे सामने, समझी? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे लड़कियों को। अमीर लड़का देखा नहीं कि आगे पीछे मंडराती रहती हो। मैंने देखा अभी कुछ देर पहले कैसे बार बार युवराज तुम्हारी तरफ देख रहा था,
और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि युवराज मेरे अलावा किसी भी लड़की को इतना इम्पोर्टेंस दे। देखिए, आप हमें गलत समझ रही हैं। आप जैसा हमारे बारे में सोच रही हैं ना, वैसा तो कुछ भी नहीं है। और मैं युवराज तो बहुत अच्छे दोस्त हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप चाहे तो खुद युवराज से भी पूछ सकती हैं, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। देखो, मीरा इसके आगे कुछ बोल पाती कि युवराज उनके पास आकर बोला, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? सब पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और तुम इधर गायब हो। वैसे श्रद्धा शिप्रा तुम्हें ढूंढ रही थी। चलो खाना खा लेना, उसके बाद जाना। मैं भी बस यही सोच रही थी। चलिए कहकर श्रद्धा आगे आगे चल दी और पीछे पीछे मीरा खड़ी उसे घूर रही थी। युवराज को लगा मीरा वैसे ही खड़ी है तो उसने कहा, अरे मीरा तुम भी चलो, या यहाँ किसी का इंतज़ार करने वाली हो? मीरा युवराज की तरफ बढ़कर बोली, कैसे बातें कर रही हो युवराज? तुम्हारे अलावा भला मैं और यहाँ किसका इंतज़ार कर सकती हूँ? चलो। श्रद्धा ने उन दोनों को पलटकर एक नज़र देखा और फिर शिप्रा और हर्ष के पास वापस आ गई। रोहन भी पास आकर बोला, यार श्रद्धा, कहाँ चली गई थी तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। ऐसा लग रहा था कि तुम्हें किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया। पता भी है कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। श्रद्धा रोहन की ओर देखकर मुस्कुराकर बोली, रोहन क्या कुछ भी बोलते रहते हो? हर वक्त तुम्हें मजाक ही करनी है, वो भी ऐसी। किसी को भी हंसी नहीं आई। यार मैं सच बोल रहा हूँ, तुम इतनी खूबसूरत हो कि किसी का भी मन डोल जाए। श्रद्धा का हाथ पकड़कर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना कहीं, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तुम्हारी। युवराज ने जब रोहन को श्रद्धा का हाथ पकड़े देखा तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जारी है।